Welcome to Romeo Study Zone. Hello dear students, welcome to Romeo Study Zone, and today we are now going to start with our next chapter of 11th standard, that is some basic concept of chemistry. और उस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका मोल कॉन्सेप्ट। आपने छोटी क्लासेस के अंदर, इवन मैं 9th एंड 10th स्टैंडर्ड की बात करूँ तो कहीं ना कहीं तो आपने इस चीज़ का नाम सुना ही होगा, लेकिन आज थोड़ा सा एडवांस लेवल तक इस चीज़ को लेके चलेंगे। बहुत जगह इस चीज़ का यूज़ होता है। और फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा कौन सा चैप्टर बता दीजिए मेरे को जहाँ पर आपका फिजिकल केमिस्ट्री का नाम आए और मोल आपको सुनाई ना दे। तो प्लीज़ इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से सीखिएगा और पूरी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो मोल कंसेप्ट को सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। जैसे आपको ये तो पता ही होगा कि एटम किसे कहते हैं, है ना। एटम क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, उसी को ही क्या बोलते हैं? एटम। क्या बोलते हैं भाई? एटम बोलते हैं। लेकिन एटम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? दे आर did not have independent existence। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो अपने पास एटम होते हैं उनका कोई भी फ्रीली एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो कंबाइंड फॉर्म के अंदर मिलते हैं। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन की, आयरन की, कॉपर की, एजी की, सिल्वर हो गया आपका, गोल्ड हो गया, जितने भी आपके एटम्स हैं सभी कंबाइंड स्टेट के अंदर मिलते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई मुझे एक आयरन की छोटा एक पार्टिकल जिसको हम एटम बोलते हैं ला के दीजिए, तो आप ला सकते हैं? इम्पॉसिबल, क्योंकि आयरन जो भी आपको मिलेगा वो आपको किस फॉर्म में मिलेगा? कंबाइंड फॉर्म में। आप छोटी छोटी कोई भी चीज़ लेके आओगे, क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि जो एटम होता है उसको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। अगर नेक्ड आइज से नहीं देख सकते तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसको तो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल तक ही जाएंगे तभी उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपका जो एटम होता है उनका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक। दूसरी चीज़, मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल होता है ये भी क्या होते हैं? आपके स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, है ना। तो ए मॉलिक्यूल इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और compound which exist in free state। जो किस स्टेट के अंदर हमको मिलता है? फ्री स्टेट के अंदर मिलता है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ आपकी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, H2O, CO2, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? आपके मॉलिक्यूल्स के हैं। किसके एग्जाम्पल हैं भाई? मॉलिक्यूल्स के आपके एग्जाम्पल हैं। इनमें डिफरेंसेस क्या होता है कि ये आपके कंबाइंड स्टेट के अंदर तो मिलते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऊपर की डेफिनेशन में बोला था कि जो एटम होते हैं वो कंबाइंड स्टेट के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के 2 H और H है, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन ये हो गया। कभी भी आपको ये नहीं मिलेगा। कोई भी आपने रिएक्शन देखी होगी, कोई भी एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल C+ के O2 रिएक्शन गिव्स CO2। यहाँ पर ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? आपका कंबाइंड फॉर्म में है। तो ये क्या है? आपका एक मॉलिक्यूल है। क्या है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। बात क्लियर? तो ये डिफरेंस होता है एक एटम एंड मॉलिक्यूल के बीच में। वैसे इन दोनों टर्म्स को बहुत अच्छी तरीके से आपने छोटी क्लासेस के अंदर सीख लिया होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है।
लेकिन मोल कॉन्सेप्ट से पहले आपको कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको जाननी ज़रूरी है, ठीक है। कुछ आपके लिए मैं मोल मासेस लिखा रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूलर मासेस शायद आपने छोटी क्लासेस के अंदर 9th में भी सीखे होंगे। अगर आपको ध्यान है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं ध्यान है तो कुछ आपके में लिए लिखा रहा हूँ। बेसिकली जो मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं ये आपके ग्राम्स के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है, रिटर्न इन ग्राम्स। इसको आप मोलर मास भी बोल सकते हैं, कई बार जगह आपको दिक्कत होगी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी, मोलर मासेस भी बोल सकते हैं, ठीक। वैसे थोड़ा ही टेक्निकल डेफिनेशन में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है मोलर मासेस में, लेकिन जो मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं वो मॉलिक्यूल के लिए होते हैं और जो एटम के लिए होता है वो मास आपका मोलर मास कहलाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कार्बन होता है, कार्बन एक हमें पता है एटम है, अगर ये एटम है तो इसका 12 ग्राम होता है नहीं होता है। जबकि अगर मैं CO2 की बात करूं तो यहाँ पर जो इसका मास होगा वो आपका 44 ग्राम होगा। ये आपका इसका मॉलिक्यूलर मास है, क्या है भाई, मॉलिक्यूलर मास। जबकि ये क्या है, इसका मोलर मास है। बस इतना ही अंतर होता है। अगर हमारा एक इंडिविजुअल एटम है तो उसके लिए हम मोलर मास से डील करते हैं, जबकि अगर वो कंबाइंड स्टेट के अंदर है, मॉलिक्यूल है, तो उसके लिए मॉलिक्यूलर मास से हम डील करते हैं, ठीक। तो कुछ आपको मैं लिखा रहा हूँ, कुछ एक लिस्टिंग करा रहा हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं। मॉलिक्यूलर मासेस, तो मॉलिक्यूलर मासेस को लिखते हैं कुछ कॉमन जो आपको थोड़े से पता होंगे, और कुछ ऐसे कुछ जो आपको पहले से ही पता होंगे और कुछ आप जान जाओगे आप। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 1 ग्राम होता है, हीलियम का कितना होता है 4 ग्राम होता है, लिथियम का कितना होता है 7 होता है, उसके बाद बोरोन का कितना होता है 10 होता है, कार्बन का आपका 12 होता है, नाइट्रोजन का आपका 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और फ्लोरीन का 19 होता है, और नियोन का आपका 20 होता है। अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम का आपका 23 होता है, मैग्नीशियम का आपका 24 होता है, एल्युमिनियम का आपका 27 होता है, सिलिकॉन का 28 होता है, और उसके बाद फॉस्फोरस का आपका 31 होता है, सल्फ़र का आपका 32 होता है, क्लोरीन का आपका 35.5। ये आपका एवरेज एटॉमिक मास है। आगे इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लोरीन का 35.5 कैसे आता है, बिकॉज क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37। इन दोनों के आइसोटोपिक एवरेज एटॉमिक मास से हम किसका मास निकालते हैं, क्लोरीन का निकालते हैं। क्लोरीन के बाद आपका पोटेशियम का आपका 39 होता है, कैल्शियम का आपका 40 होता है, और अगर मैं क्रोमियम की बात करूँ, एक दो जो इम्पोर्टेंट है, क्रोमियम का आपका 52 होता है, मैग्नीज का आपका 55 होता है, आयरन का आपका 56 होता है, और वही कॉपर का आपका 63.5 ग्राम होता है, और ब्रोमीन का 108 ग्राम होता है। ब्रोमीन का 108 नहीं, सॉरी, ये तो उसका हो जाएगा सिल्वर का आपका 108 होता है, इसका 80 होता है ब्रोमीन का। उसके बेरियम का होता है आपका 137 ग्राम, और आपका मरकरी का होता है कुछ 200, और आपका पीबी का होता है 208 ग्राम। तो ये कुछ एक मैंने आपको मॉलिक्यूलर मासेस लिखाए हैं, ये आपके लिए सफिशिएंट है और इम्पोर्टेंट की कैटेगरी के अंदर अभी आप सीख जाओगे कि मॉलिक्यूलर मासेस अगर आपको निकालना है तो क्या होता है ये, ठीक है। थोड़ा सा कैमरे को इधर घुमाइए आप। हाँ, तो देखिए जैसे हम लिखना चाहें CO2 का, किसका CO2 का, तो देखो कार्बन का 12 होता है, प्लस के 2 ऑक्सीजन है, तो एक का कितना होता है 16 होता है, तो ये कितना आ गया 44 ग्राम, ये आया आपका। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूँ तो C6H12O6, यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर 6 × के 12 कार्बन के हो गए, 12 आपके हाइड्रोजन है, एक का 1 होता है, प्लस के 6 × के 16, दैट इज़ कितना आएगा आपका 180 ग्राम।
ये आपको मेरे को पता है, और कुछ आपको कॉमन ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे आपका H2O हो गया, H2O का 18 ग्राम होता है, निकालने के बाद में 2 × प्लस के 16 हो गया है ना। अगर मैं बात करूँ कुछ दूसरे कि हम बात कर लेते हैं, चलो छोड़ो, आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम टॉपिक को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, इतना ही सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप इन्हीं की हेल्प लेके सभी को मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मासेस क्या होता है आपका, इट इज़ ए नंबर, है ना, इट इज़ ए नंबर। ये एक ऐसा नंबर होता है जो इक्वल टू सम ऑफ द एटम्स इन मॉलिक्यूल विच इज इक्वल टू sum of all the atoms in a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन सभी का वेट होता है, मास होता है, वो क्या कहलाता है आपका, ये मॉलिक्यूलर मासेस कहलाता है। कॉपी कीजिए। अब हम टॉपिक के ऊपर वापस लौट रहे हैं और देख रहे हैं अपने मोल कॉन्सेप्ट को, ठीक है। कॉपी कराइए फास्ट। कर लिया, ठीक। देखिए, अब हम अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं और देखते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि दोनों चीज़ों को हम देख चुके हैं अभी। पहले आपका देख चुके थे हम कि एटम, मॉलिक्यूल्स और आपके मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि वैसे थोड़ा सा डिफरेंस होता है किसके बीच में, मॉलिक्यूलर मासेस और मोलर मासेस के बीच में, उसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये समझ में आनी चाहिए कि एक मोल क्या होता है, कि इस मोल शब्द से आप क्या समझते हैं। सभी को पता है कि ये एक यूनिट होती है, इट इज़ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई भी आपका सब्सटेंस है, कोई भी आपका सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की एसआई यूनिट क्या है आपकी, मोल। क्या है, मोल, जिसका रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं हम, शॉर्ट MOL से करते हैं। किससे करते हैं, मोल से करते हैं। क्योंकि आपने फिजिक्स के अंदर और इनिशियल चैप्टर इसी में ही आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास 7 क्या होती हैं, फिजिकल बेसिक यूनिट्स होती हैं, जिनमें आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनेस इंटेंसिटी, ये सभी आपने पढ़ी होंगी शुरू के वाले चैप्टर में। तो नहीं पढ़ी है तो उससे भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये किसकी यूनिट होती है, आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है। वैसे आपसे कोई पूछने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये होता है। अब जो एक मोल की जो वैल्यू होती है, यहाँ से आगे ध्यान दीजिए, जो एक मोल की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है Na, सॉरी अभी देखिए ध्यान से, एक मोल की जो वैल्यू होती है वो आपको मैथमेटिकली बता रहा हूँ मैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होती है, ठीक, इतनी वैल्यू होती है।
आप बोलोगे सर ये क्या बातें कर रहे हो आप? हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार एक दर्जन में 12 केले होते हैं, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, एक रिम में 500 वस्तुएं होती हैं, ठीक इसी प्रकार से एक मोल भी क्या है, एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है आपकी 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और जो यहाँ पर आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये पार्टिकल आपके एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं आपकी। जो पार्टिकल्स हैं, एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़, जो ये नंबर होता है आपका, ये आपका एवोगैड्रो नंबर लिखा जाता है ना, Na। कई लोग इसको N0 के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, N0 या फिर Na। हाँ, तो ये इतने पार्टिकल्स होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है, वैसे तो पूछने वाला है नहीं, कि Na की वैल्यू कितनी होती है, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये इसकी वैल्यू होती है किसकी होती है भाई, एक मोल की होती है। अब जो मोल होता है आपका, इसकी कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसी को ही हम सीखना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा बड़े ध्यान से। मोल कैलकुलेशन, मोल कैलकुलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग टू यू दैट कि दो कंडीशन है आपके पास मोल के कैलकुलेशन की। मोल की पहली कैलकुलेशन की तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपको इफ मास इज गिवन, अगर आपको मास गिवन कर रखा है किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का, और आपसे मोल फाइंड आउट कराने के लिए बोल रहा है, तो सिंपल आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, गिवन मास अपॉन के मोलर मास, गिवन मास अपॉन के मोलर मास। जो आपका गिवन मास है वो आपका किसके अंदर दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर, ग्राम के अंदर, जबकि आपका मोलर मास उसका निकाल सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ, जो मैंने यहाँ पर अभी आपको थोड़ी देर पहले लिखाया था। बात नंबर 1। बात नंबर 2 क्या है, अगर आपको मास नहीं दिया गया है तो क्या दिया गया होगा, पार्टिकल्स, है ना। तो इफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर आपको पार्टिकल्स गिवन कर रखे हैं, तब उस कंडीशन में हमारा जो मोल का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन के एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की आप वैल्यू भली भांति जानते हैं। तो ये हमारे पास मोल की कैलकुलेशन के दो सिंपल से, साधारण से क्या आ चुके हैं, फॉर्मूले आ चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर मेरे से पूछ रहा है, एक क्वेश्चन की फॉर्म में मैं इस चीज़ को अरेंज करने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन बोल दिया उसने कि यू हैव क्वेश्चन कैलकुलेट मोल्स ऑफ 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको ऑप्शन दे दिया, कुछ ए ऑप्शन दे दिया, 1 मोल ऑफ CO2, बी ऑप्शन दे दिया आपको 4 मोल ऑफ CO2, सी ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर 2 मोल ऑफ CO2, और डी ऑप्शन दे दिया आपको 10 मोल ऑफ CO2। ये आपके पास दो क्वेश्चन, चार आपके पास ऑप्शंस हैं। तो इसको सॉल्व करना हमें। तो पहली चीज़, क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा क्या गया है और क्वेश्चन के अंदर दिया क्या गया है, इन दोनों चीज़ों को रिलेट करो। क्वेश्चन के अंदर, जो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है, वो आपके अंदर आपका मास दिया गया है, और वो मास दिया गया है आपका 88 ग्राम। ये कैसा है, आपका गिवन मास है। कैसा है, जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। हमसे मोल्स क्या पूछा है, मोल्स की हमें कैलकुलेशन बतानी है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो कौन सा वाला लगेगा, पहला वाला। तो मोल्स का जो फॉर्मूला पहला वाला था वो कौन सा था अपना, ये वाला ही तो था, गिवन मास अपॉन के मोलर मास। तो गिवन मास अपने पास दे रखा है 88 ग्राम, अपॉन के मोलर मास। मोलर मास आपको पता होगा CO2 का अभी निकाला था मैंने, कार्बन का 12 होता है, प्लस के 2 इंटू के 16 टू या 32 और प्लस के 12 44 क्या है इसका, मोलर मास है। इसको कैंसिल आउट किया मैंने, तो कितने मोल्स आ गए हमारे पास, 2 मोल ऑफ CO2 आ गए। तो राइट आंसर आपका कौन सा है,
ये वाला सी। इसी टाइप से और क्वेश्चन देखिए, कुछ एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन है हमारे पास कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 3060 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। फटाक से इसका आंसर बताइए। पॉज कीजिए वीडियो को और इसका आंसर निकाल के देखिए थी एक बार। वेरी गुड। अगर आपने इस क्वेश्चन को किया होगा तो आपके पास मोल्स जो निकल के आएंगे, गिवन मास कितना दे रखा है 3600 ग्राम अपॉन के मॉलिक्यूलर मास इसका 180 ग्राम, तो कितने टाइम जाएगा ये 20 टाइम जाएगा। यहाँ से जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा 20 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इस टाइप से आपके पास कैलकुलेशन होती है। किसी भी कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल के मोल्स आपको निकालने होते हैं। इसका आप उल्टा भी कर सकते हैं। पहले इसे थोड़ा सा कॉपी कीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड होंगे और देखते हैं कुछ और एग्जांपल कि आपको उल्टा भी पूछा जा सकता है और आपको टेढ़ा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मोल क्या चल लिखा, डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखती। अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है तो इसको तो आप खुद ही लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने लिखाया था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है, तो विच कंटेंट्स, जो आपका यहीं से आगे कंटिन्यू कर देना इसको। ठीक है, विच कंटेंट्स एज मैनी पार्टिकल्स as present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक, ये कार्बन 12 एटम आपका एक आइसोटॉपिक होता है। जब हमने एटॉमिक मासेस को देखा था, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हम ग्राम के अंदर लिखते हैं वो मोलर मास को लिखते हैं। ठीक है, मोलर मास और एटॉमिक मास में डिफरेंस होता है। वैसे ही इसको हम लास्ट क्लास में देख चुके थे कि व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन मोलर मास एंड एटॉमिक मास। अगर मेरे पास मान के चलो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए एक मास मैंने लिख लिया 16 mu और एक लिख लिया मैंने 16 ग्राम। तो जो आपका 16 ग्राम है ये आपका मोलर मास है, और जो 16 mu आपके लिए बोला गया ये आपका एटॉमिक मास है। तो यही एक छोटा सा डिफरेंस होता है किसके बीच में, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मासेस के बिटवीन। तो आई थिंक आपने ये कॉपी कर लिया होगा। कॉपी कर लिया है तो आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कुछ और एग्जांपल जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कुछ कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक, हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं किसके अंदर, 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 के अंदर। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपके लिए एक कनेक्टिविटी बता रहा हूँ किस टाइप से। आप इस चीज़ को भूल जाइएगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि डबल चीज़ें माइंड के अंदर नहीं रखनी है। ये तो आपको बेसिक हर टीचर बताएगा आपको, लेकिन ये बहुत ही कम लोग बताते हैं आपको कि जो आपके पास मास होता है, इधर की साइड हमने क्या लिख लिया, मास, इधर की साइड मैंने लिख लिया आपका मोल्स, और नीचे लिख लिया मैंने यहाँ पर पार्टिकल। और पार्टिकल, एक चीज़ ध्यान रखें, पार्टिकल में आपका
एटम्स, आइंस एंड मॉलिक्यूल, तीनों चीज़ें ही इंक्लूड रहेंगी। एटम, आइन और तीसरी चीज़ मॉलिक्यूल, ये तीनों चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं किसके अंदर, पार्टिकल्स के अंदर। तो देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, अगर आपको मास से मोल्स निकालने हैं तो मैं डिवाइड किसका करता हूँ, मोलर मास का। किसका करता हूँ, मोलर मास का। वहीं अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, मेरे को अगर मोल्स दिए गए हैं और मास मेरे को निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपल मोलर मास का मल्टीपल कर दूंगा। वहीं पे अगर आपको पार्टिकल्स दे रखे हैं और मोल्स निकालना है होता है तो वहाँ पर हम Na का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर आपको मोल्स दिए गए हैं और पार्टिकल आपको निकालने हैं तो मैं इनटू के क्या कर दूंगा, एवोगैड्रो नंबर का मल्टीपल। बस आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखिए जो इस क्वेश्चन के अंदर जो डाटा दिया गया है, मेरे को पता है कि इसमें मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पार्टिकल्स होते हैं या फिर नहीं है बताओ, क्योंकि पार्टिकल्स को क्या कहता हूँ मैं, मॉलिक्यूल्स कहता हूँ। 9.8 ग्राम आपका क्या दे रखा है, यहाँ पर मास दे रखा है। तो मास से मेरे को डायरेक्ट क्या निकालने हैं, पार्टिकल्स निकाल रहे हैं। तो ये रहा आपका मास और ये रहा आपका पार्टिकल। अब एक चीज़ बताइए, क्या डायरेक्ट मैं यहाँ से आपका कोई निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता। तो मेरे को यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम को फॉलो करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल इस गिवन मास से आपको मोल्स निकालने, और मोल्स अंदर आपको Na का मल्टीप्लाई करते हुए मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे निकालेंगे मोल्स। ठीक है, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन के मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है यहाँ पर, 9.8 ग्राम, डिवाइड आपका मोलर मास आप निकालोगे H2SO4 का, तो मेरे को वैसे तो पता है लेकिन 2 × 32 प्लस के 16 4 जा 96, हाँ सॉरी 16 4 जा 64, तो ये आपका 98 ग्राम आता है, 98 ग्राम। तो 98 ग्राम डिवाइड कर देना आपको, 98 से आप डिवाइड करोगे इसे तो ये आएगा आपका 0.1 मोल्स। किसके आ चुके हैं ये आ चुके हैं आपके ऑफ H2SO4 के। अब क्या करने हैं मेरे को, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो आपका मोल्स है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, Na से। तो कितने मोल निकल के आए अपने पास, 0.1 मोल इंटू के Na। तो यही हमारे पास 0.1 Na क्या आ चुका है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं भाई, ये मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं किसके, H2SO4 के। अगर आप इसे फर्दर कैलकुलेट करना चाहोगे तो 0.1 इंटू के 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। ठीक, आगे कंटिन्यू करोगे तो पावर घट जाएगी। अगर इसे आप करना चाहोगे तो 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, दैट्स इज आवर आंसर। तो इस तरीके से आप इनको फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को कर सकते हो बड़ी आसानी के। बस आप इस डायग्राम को भूलना मत। ठीक, एक और क्वेश्चन है जो आपके लेवल को काफ़ी इंप्रूव करेगा, उस क्वेश्चन को और देखते हैं और हम कंप्लीट जो टॉपिक है अपना मोल कॉन्सेप्ट इसको स्टॉप कर देंगे। इतना ही सफिशिएंट होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा एक बार और देखना पड़ेगा कि हम इस क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहे हैं वो बिल्कुल एकदम राइट कर रहे हैं या फिर रॉन्ग कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट number of atoms in 1.8 ग्राम ऑफ हमने ले लिया कुछ ग्लूकोज का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है C6H12O6। और आपके लिए ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर, कुछ ए ऑप्शन दे रखा है, कुछ देखिए 0.24 Na एटम्स
बी ऑप्शन दे रखा आपके लिए 24 Na एटम्स। सी ऑप्शन दे रखा आपके लिए कुछ 0.0024 Na एटम्स। और डी अपने पास ऑप्शन है कुछ नन ऑफ दीज। ये अपने पास 4 क्वेश्चंस ऑप्शंस दे रखे हैं, तो जस्ट इसे ट्राई कीजिए एक बार। कर ले ट्राई, बड़ी जल्दी किया। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आप अपने अंदर जो जितने भी आप नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको पहली बात तो अपने माइंड के अंदर से हटाइए कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि जितना आप नेगेटिव सोचेंगे उतना ही आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। मेरे ग्लासेस देना यहाँ से, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि बेटा जितना आप सोचोगे डिफ़िकल्टी है हमारे सामने, तो उस डिफ़िकल्टी से लड़ने की इच्छा प्रदान कीजिए, है ना। क्योंकि आपने सुना भी होगा आपके अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छाइयों को जाहिर करना चाहोगे या फिर बुराइयों को जाहिर करना चाहोगे। क्योंकि एक स्टोरी सुना रहा हूँ छोटी सी मैं आपको। कुछ समय के पहले की बात थी कि चाइना के अंदर ग्लास का आविष्कार हुआ था। तो उस समय वहाँ पर एक इंडियन था, जॉब के लिए गया हुआ था। तो उसने वहाँ की शॉप्स के अंदर देखा कि भाई दर्पण था जिसको हम मिरर बोलते हैं, जिसके अंदर आपका फेस देखते हैं हम सुबह सुबह मॉर्निंग में, थोबड़ा, है ना। तो उस समय आपका चाइना के अंदर वो गया हुआ था, शॉप पे गया तो उसने बोला कि ये क्या चीज़ है। तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये किसकी शक्ल दिख रही है इसके अंदर। तो उसने कहा कि सर आपकी ही शक्ल है ये, और इसमें अपना फेस देखते हैं। तो चलिए कितने पैसे किए, सब कुछ मोल भाव हुआ और उसको इंडिया ले आया। ठीक है, काफ़ी पहले समय की बात कर रहा हूँ जब इंडिया के अंदर मिरर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो इंडिया के अंदर वो लेके आया, डेली अपना फेस देखता और उसको अलमारी में बंद करके लॉक करके रखा हुआ था। एक्सीडेंटली किसी दिन उसकी वाइफ को पता चल जाता है। 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 वीक ऐसे ही चलता रहा। उसके आफ्टर उसकी वाइफ को पता चला कि जो कुछ यहाँ पे हो रहा है हो कुछ ना कुछ तो ऐसी गड़बड़ है। क्योंकि जो पत्नियाँ होती हैं वो थोड़ी सी डाउट करती हैं अपने हस्बैंड के ऊपर। तो उसने एक दिन सोचा कि कोई ना कोई दिन ऐसा मौका आएगा कि मैं इस जो दुबका रखा है इसने या फिर छुपा रखा है उसको एक दिन मैं देखूंगी कि ये लेके क्या आया है। तो एक दिन जल्दी में था वो और लॉक लगाना भूल गया, तो बीवी की मौज आ गई। उसने सोचा कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा होगा जिस चीज़ को ये मेरे से छुपा रहा है। तो कुछ दिन की बात बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं वो नहीं था वो अलग चीज़ें होती हैं। तो उस दिन देखा उसने कभी मिरर तो देखा नहीं था वाइफ ने देखा यूँ। तो उसने बोला हाय राम मैं तो लुट गई। जैसे मुझे एक्टिंग करनी नहीं आती लड़कियों की, तो उसने इसी लैंग्वेज में बोला, इसी टोन था, इसी टोन में उसने बोला था कि हाय राम मैं तो लुट गई, अब मेरा क्या होगा इस घर में, अब तो इसको घर को कोई भी नहीं बचा सकता। इस टाइप से उसने बोला था और रोना धोना शुरू कर दिया। पास में क्या थी उसकी सास थी, उसने देखा कि बहू रो रही है तो उसने पूछा बेटा क्या हो गया। तो उसने कहा कि देख ले तेरे बेटे की करतूत, ऐसे कोई वहाँ से चीन से ले गया दूसरी। तो उसने कहा कि मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, सब काम कर सकता है लेकिन ये काम नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि यकीन नहीं आ रहा तो देख चल मेरे साथ। बुढ़िया गई वहाँ पे, बहू ने मिरर दिया उसको, बहू ने मिरर दिया सास को और साइड में हट गई। तो सास ने देखा कि उसके अंदर झुर्रियाँ पड़ी हुई, सफ़ेद बाल, नाक लंबी, मतलब बुढ़िया का इमेज दिख रहा था, खुद का ही दिख रहा था। तो उसने कहा अरे नास पीटे
तुझे यही मिली थी, लेके आता था कोई जवान लेके आता, ये बुढ़िया को उठा लाया तो, और उसको भी छुपा के रख रखा है अलमारी के अंदर। वो दोनों भागती भागती गई अपने ससुर के पास, जो बहू थी उसका ससुर था, वो देख रहा था उन चीज़ों को कि भाई क्या हो रहा है घर के अंदर, आज कुछ कलेश तो हो रहा है। तो उसने कहा कि तेरा बेटे की घर को देख ले, कोई बुढ़िया लेके, कोई बीरवानी ले रखी है ना। तो बीरवानी देखने एक्साइटमेंट हुई उसको भी कि क्या चीज़ है ऐसी भाई, अलमारी में छुपा के और रख रखी है, ये कैसे संभव है। तो जो ससुर थे वो गए, बुढ़िया ने मिरर पकड़ाया तो बुढ़े ने देखा कि अच्छा मुझे आज पता चला है कि चाइना के अंदर मूंछों वाली लेडी भी रहती हैं। तो इस चीज़ का कंक्लूजन यही है कि भाई आपके अंदर अच्छाई भी हैं बुराई भी हैं। अब गलती ना तो उन तीनों की है ना मिरर की है, वो इस मिरर की क्या देख रहे हैं, बुराई देख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था अपनी लाइफ के अंदर। तो ठीक इसी प्रकार से आप अपने पढ़ाई के खुद के दोस्त देखते हो, अच्छा ही नहीं देखते कि भाई हमारे अंदर अच्छाई है या फिर बुराई है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि इसका राइट आंसर आपने किसी ने सॉल्व किया होगा, तो इसका राइट आंसर आया आपका 0.24 Na एटम्स। वो कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मास दे रखा है और हमें पहले क्या निकालने होते हैं, मोल्स निकालने होते हैं। ठीक, मोल्स निकालने होते हैं। गिवन मास अपॉन के मोलर मास, गिवन मास 1.8 ग्राम अपॉन के मोलर मास C6H12O6। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था 6 × 12 प्लस के 12 × के 1 प्लस के 6 × 16। इसे आप सोल्व करोगे तो 180 ग्राम क्या आएगा, इसका मोलर मास आएगा। तो डिवाइड 180 कर दिया मैंने यहाँ पर, पॉइंट से ये ख़त्म हो गया। बेसिक से ही बता रहा हूँ मैं, 1/100 0.01 मोल्स आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं, 0.01 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। अब मेरे को मोल्स थोड़ी पता करने हैं, मेरे को पता करने हैं एटम्स। अब एटम्स क्या है, आपका पार्टिकल्स है ना। और पार्टिकल्स निकालने के लिए मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, Na का मल्टीपल करना पड़ता है। तो देखिए पहली इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत से लोगों ने ये गलती की होगी कि यहाँ पर डायरेक्टली 0.01 Na, उनका आंसर मैच ही नहीं कर रहा होगा। वो बोल रहे होंगे सर क्या बता दिए, ये क्वेश्चन ऑप्शन ही गलत है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो आपका मोलिक्यूल है, और अगर आप Na का मल्टीपल करोगे डायरेक्टली तो यहाँ पर आपके लिए मॉलिक्यूल्स ही निकल के आएंगे। तो पहले आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के आपके मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे, मोल्स गुना में Na। तो मोल्स कितने दे रखे हैं आपको, 0.01 Na क्या आ चुके हैं आपके, मोल्स आ चुके हैं, सॉरी मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए मेरे को क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने। क्या निकालने, नंबर ऑफ एटम्स निकालने। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मेरे को पता है कि इस C6H12 के अंदर कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के आपके 6, टोटल कितने एटम आ चुके हैं, 24 एटम। जो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल के आए हैं उसमें आपको मल्टीपल कर देना कि इसका 24 इंटू के 0.01 Na। 0.01 Na क्या आ चुके हैं, ये एटम्स आ चुके हैं। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, 0.24 Na एटम्स। तो आपका राइट आंसर कौन सा है, पहले वाला। तो इस टाइप से मोल की कैलकुलेशन होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहले आपको क्या करना है, आपको मोल्स निकालने हैं। मोल्स निकालने के बाद में आपको पार्टिकल्स निकालने हैं। पार्टिकल निकालते समय आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर उसके अंदर मॉलिक्यूल्स पूछा गया है तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको एटम दिए गए हैं तो आपको एटम का मल्टीपल करते हुए तब आपको यहाँ पर एटम निकालने हैं। बस यही था आपका मोल कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको, आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स कैसे, इसका रिवर्स भी कर सकते हैं आप, है ना। जैसे आपको 2 मोल्स दिए गए हैं, 2 मोल्स दिए गए हैं किसके, CO2 के। आपको मास निकालना है तो मोल्स इंटू के मोलर मास कितना, 88 ग्राम। अभी निकाला था ना हमने, इसका रिवर्स भी पूछा था आपसे।
तो इस टाइप से हमारी कैलकुलेशन होती है। बस इस डायग्राम को आपको भूलना नहीं है, बाकी आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा जो आप चाहते हैं। तो इसी के साथ हम मोल कॉन्सेप्ट को समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक टाटा।